नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से। मुकदमा क्या है? विवाद बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद। एडवर्स पोजीशन के कानून पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अपने ही फैसले से कैसे बदल गया, आपने यह वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। आज आपको हम लेकर चलते हैं एडवर्स पोजीशन कानून से अलग एक विषय पर। मसला यह है कि एक मकान मालिक है और एक किराएदार है। किरायानामा तय है और अभी किरायानामे की अवधि बाकी है कि कितने दिन तक यह टेनेंसी चलनी है। किराएदार की मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या मृत्यु के बाद वो जो किरायानामा है वो निरस्त समझा जाएगा? क्या मकान मालिक को अपनी संपत्ति वापस मिल जाएगी? क्या वो किराएदार को उस प्रीमाइसेस से, उस किराए की संपत्ति से बाहर निकाल सकता है, बेदखल कर सकता है? मसलन सवाल है इनहेरिटेंस ऑफ टेनेंसी राइट। जिस तरह से विरासत में हमें अपनी संपत्ति मिलती है, पिताजी की संपत्ति मिलती है, दादाजी की संपत्ति मिलती है, तो यह भी एक संपत्ति है। यह अलग बात है कि इसका स्वामित्व मेरे पास नहीं है, मैं यहां एक टेनेंट की हैसियत से हूं, लेकिन कब्जा तो मेरा है। तो क्या मेरे जाने के बाद मेरा यह कब्जा स्वमेव मेरे उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर हो जाएगा या यह राइट मकान मालिक के पास चला जाएगा? यह सवाल है इनहेरिटेंस ऑफ टेनेंसी राइट्स। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने अभी हाल फिलहाल एक मुकदमा पहुंचा। अब एक तरफ किराएदार थे और दूसरी तरफ मकान मालिक थे। मकान मालिक का कहना था चूंकि हमने जिसको संपत्ति किराए पे दिया था वो जा चुका है तो यह संपत्ति हमें वापस मिलनी चाहिए। इधर किराएदार का कहना था कि नहीं, यह तो हमें विरासत में मिली है, मेरा टेनेंसी राइट्स है। तो यहां से विवाद हुआ। यह विवाद जो था वो स्पेशली वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 1956 के तहत था। मसला कैलकाटा का है। पार्क स्ट्रीट कैलकाटा के एक प्रीमियर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में एक ऑफिस का है, करोड़ों की संपत्ति है। किराएदार का कहना है ये विरासत में मुझे मिला है, सो मेरा राइट है, आप मुझे खाली नहीं करा सकते। मकान मालिक का कहना है हमने 1970 में किराए पे दिया था, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदल गई, तो आपको इसको खाली करना पड़ेगा। अब इसमें आपका सवाल होगा कि वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट का पूरे भारत से क्या लेना देना? बिल्कुल सही सवाल है। अंत तक थोड़ा इंतजार कीजिए, आऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आपके राज्य में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसका क्या असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हर जगह तो लागू होगा, मान्य माना जाएगा। इस तरह के सिमिलर डिस्प्यूट में जहां इनहेरिटेंस, वसीयत में किरायानामा के ट्रांसफर की बात है, तो धैर्य बनाए रखिए। तो ये तो हो गई आपसी विवाद किराएदार और मकान मालिक का। अब यहां पर जो पावर आया, जो स्ट्रेंथ आया, किसको? मकान मालिक को। वो स्ट्रेंथ यहां से नहीं आता है जहां पे किराएदार को स्ट्रेंथ आता है। किराएदार को स्ट्रेंथ कहां से आ रहा है? वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 1956। अब मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो वेस्ट बंगाल प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 1956 है, यह कोई लिमिट फिक्स नहीं करता। मसलन पीढ़ी दर पीढ़ी बतौर सक्सेशन
किरायानामा ट्रांसफर मानी जाएगी और किराएदार का आपकी संपत्ति पर कब्जा बरकरार रहेगा। तो यहां तक तो कोई विवाद ही नहीं था। इसी लॉ के तहत चाहे महाराष्ट्र का पगड़ी कानून हो, चाहे दिल्ली का राइट्स अंडर 1956 एक्ट हो, चाहे यूपी का टेनेंसी एक्ट हो, चल रहा है, चलता है। विवाद कहां से आया? वेस्ट बंगाल सरकार ने 1997 में इस एक्ट में तब्दीली कर दी। इस तरह तब्दीलियां दिल्ली, महाराष्ट्र और कई जगह चल रही हैं। महाराष्ट्र का चैलेंज है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, बिहार में भी है। अब इस वीडियो में सब स्टेट्स को स्पेसिफिक रूप से तो कवर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन मूल बात आप समझ लीजिए। मूल बात यह है कि पहले तो ये अनचैलेंज्ड है, कोई पीरियड नहीं है, कोई लिमिट डिफाइन नहीं। अब जब 1997 में वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस एक्ट को एमेंड किया और इसका नाम हो गया बंगाल टेनेंसी प्रीमाइसेस एक्ट 1997, तो उसने 5 साल की एक अवधि फिक्स कर दी। उसने ये कहा कि अगर ओरिजिनल किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो उस प्रीमाइसेस को ज्यादा से ज्यादा अगले 5 साल तक उनके जो सक्सेसर हैं, उनके जो भी लोग हैं सक्सेशन प्लानिंग में, उनकी जो आगे की संतति है, पीढ़ी है, वो 5 साल और तक उस जगह पे अपना कब्जा बनाए रह सकती है। उस 5 साल के बाद वह संपत्ति वापस संपत्ति मालिक के पास चली जाएगी। यह बहुत स्पष्टता हो गई। इस कानून को आते ही यह जो पार्क स्ट्रीट की संपत्ति थी जिस पे ये किराएदार काबिज थे, ये संपत्ति मालिक पहुंच गए कैलकाटा हाई कोर्ट इविक्शन ऑर्डर लाने के सिंगल बेंच के पास। सिंगल जज बेंच ने कहा एक्ट इज वेरी मच क्लियर और उन्होंने किराएदार को संपत्ति खाली करने का आदेश दे दिया। अब जो टेनेंट था उसने इस मसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया। डिवीजन बेंच ने भी सिंगल जज बेंच के इस फैसले को बरकरार रखा इस नए एक्ट के आलोक में। अब ये जजमेंट जो था सिंगल बेंच प्लस डिवीजन बेंच का सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धूलिया की अदालत में चैलेंज हुआ। जस्टिस धूलिया ने इन 2 अदालतों के फैसले को उलटकर रख दिया। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति पे कब्जा मित्रा परिवार का 1970 से, एक्ट आया कब? 1997 में। तो यह एक्ट 1997 के बाद जो किरायानामा बनेगा, जो अनुबंध बनेगा, उस पर लागू। 1997 के पहले के किरायानामे, पहले की वसीयतें, पहले के राइट्स अफेक्टेड नहीं। खैर, ऐसा उन्होंने क्यों कहा उसके उन्होंने तर्क भी दिए। यहां हम उसकी तफसील में विस्तार में नहीं जाते हैं। आप लोगों को समझना है तो आप जानते हैं मुझ तक कैसे पहुंचना है। व्हाट्सएप, वेबसाइट, कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचे, चर्चा करें, बात करेंगे। तो जस्टिस धूलिया ने इस दोनों एक्ट को, इस दोनों जजमेंट को नीचे की अदालतों के सेट असाइड कर दिया। इनके फेवर में जजमेंट पास कर दी मित्रा परिवार के। मित्रा परिवार की तीसरी पीढ़ी राजेश हैं, राजेश मित्रा। उनका कब्जा इस पार्क स्ट्रीट के प्रीमियर शॉप पे बरकरार रखा और कहा कि यह चैलेंज नहीं हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस संपत्ति के मालिक राजेश मित्रा और उसका परिवार बना रहेगा। अनलेस एंड अनटिल वेस्ट बंगाल सरकार एक्ट में बदलाव करती है और स्पष्ट तरीके से यह कहती है कि यह कानून इरेस्पेक्टिव ऑफ किस तारीख को लागू हो रहा है या बनाया जा रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट तमाम सारे अनुबंधों को, 1947 से चले आ रहे अनुबंधों को भी परिभाषित करेगा, डिफाइन करेगा।
तब अलग बात हो। फिलहाल कानून ज्यादातर unless and until not specifically written statutory law उस दिन से ही लागू माने जाते हैं जिस दिन से वह इन इफेक्ट आते हैं, इन एक्शन आते हैं। तो यह जो वेस्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट है, नया कानून 1997 में आया है, तो 1997 के पहले की तमाम ऐसे अनुबंध, तमाम ऐसे टेनेंसी राइट्स वेस्ट बंगाल के यथावत जारी रहेंगे। बोल्ड लेटर्स, किराएदार को आप छू नहीं सकते, जाने को आप कह नहीं सकते, स्पष्ट संदेश है सुप्रीम कोर्ट का। अब आप कहेंगे इसका इंपैक्ट दूसरे राज्यों पे क्या होगा या ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा? होगा, बिल्कुल होगा। जहां ऐसे मसले आएंगे वहां पर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को नजीर बनाकर पेश किए जाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो। अगर नीचे की लोअर कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है तो आप इस जजमेंट को कोट कीजिए। अब आप कहेंगे वकील साहब जजमेंट का साइटेशन बता दीजिए, तो हमारे जाइए दूसरे सेक्शन में, मिलेगा आपको साइटेशन। अब जो इसका फ्यूचर इंपैक्ट है वो क्या होगा? स्वाभाविक स्तर पर आप अगर मकान मालिक हैं तो आपके लिए चेतावनी है, अपनी संपत्ति को किराए पर देने से पहले अवधि का ध्यान रख लें और टेनेंसी राइट इनहेरिटेंस में लीगल स्टेटस क्या होगा, एग्रीमेंट का अहम हिस्सा बनाना ना भूलें। अगर आप किराएदार हैं, आपके लिए जर्नी यहां से यात्रा कठिन हो सकती है। मकान मालिक प्रीमियम फिक्स कर सकते हैं और आपको भी सोचना है कि आप यह संपत्ति का कब्जा अपने तक रखना चाहते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करना चाहते हैं, या अपने एग्रीमेंट का हिस्सा बनवाना चाहते हैं, नहीं बनवाना चाहते हैं, बतौर आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारों, जिसमें पश्चिम बंगाल शामिल है, इस फैसले के बाद इस लॉ को अमेंड करने का सोच सकती है। उसके आलोक में दूसरे राज्य भी सावधान हो सकते हैं और अपने यहाँ अपने टेनेंसी कानूनों में परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ताकि मालिक और किराएदारों के बीच का जो हित है उसका संतुलन बना रहे और किराएदारी के अधिकारों की विरासत, बेदखली और किराएदारी के बारे में के अवधि के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। नए किराएदारों के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा सुव्यवस्थित हो जाएगी या उनके कानूनी अधिकारों पर कुछ सीमाएं तय की जा सकती हैं। भविष्य के किराएदारों को नए कानूनों और अनुबंधों को अपने कानूनी शर्तों में अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। यह फैसला यह भी स्पष्ट करता है कि अदालतों को कानून की व्याख्या लिखित शब्दों के आधार पर करेगी, मौखिक पर नहीं, चाहे वह लेजिस्लेचर का कानून ही हो। खास करके जब देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू एंड ओल्ड लॉ, जब नए और पुराने कानून में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो अदालत लिखित शब्दों पर जाएगी। किराएदारों को अनुबंध में प्रवेश करने से पहले या अपने किराएनामा का रिन्यू कराने से पहले, नवीकरण कराने से पहले अपने सलाह को, अपने अधिकार को समझने के लिए कानूनी सलाह लिए जाने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञ से कानूनी सलाह लेकर ही अनुबंध में शामिल हों या उसका नवीकरण कराएं। प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दे देंगे, वकील साहब को इग्नोर करेंगे, तो ये तो होगा ही। मैं नहीं कहता, मुझ तक आए, अपने स्थानीय वकीलों से संपर्क करें। देश काल परिस्थिति के हिसाब से कानून बदलती है। मैंने तो एक ब्रॉड लाइन आपको दिया है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, जरूरत है तो हम भी आपकी सेवा में जरूर उपलब्ध होंगे। अगर मसला ऐसा कॉम्प्लेक्स है, जरूर आप हमसे बात कीजिए, हम तक पहुंचिए। चलते चलते संक्षेप में, सार में मैं यही कह सकता हूं कि चाहे
मकान मालिक हो चाहे किराएदार, दोनों के अधिकार संतुलित होने चाहिए। एक दूसरे के अधिकारों पर अनावश्यक चेष्टा ना हो, जबरन कब्जा ना हो, जबरन खाली ना किराया जाए, और विरासत में जो संपत्ति किराए की मिले वो आसानी से छीनी ना जाए किराएदारों से, लेकिन संपत्ति मालिक के भी अधिकारों का ख्याल रखा जाए। खैर, इसका फैसला प्रॉपर्टी इज ए स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकारों को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने बत्ती जला दी है, फ्लैश ऑन है। आप एज ए किराएदार, आप एज ए मकान मालिक और राज्य सरकार संपूर्ण मालिक तय करे यहाँ से आगे किस दिशा में जाना है। लेकिन फिलहाल टेनेंसी ऑफ इनहेरेंट राइट्स इज सिक्योर्ड, सेफ। आप 1997 या दूसरे राज्यों में जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, अगर अनुबंध उसके पहले का है, किसी और एक्ट में कवर्ड है, तो आप किराएदार को सिर्फ इसलिए जाने को नहीं बोल सकते कि पीढ़ियां बदल गई हैं, विरासत में किराएदारी मिली है, विरासत में मिली किराएदारी कानूनी मान्य है। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।